सुबह की जो ऑफलाइन क्लास थी उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, जिसमें इतनी बात हम लोगों ने पूरी कर ली थी। इसके बाद अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि मूल वंश, धर्म, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समता के अधिकार में है। अब आपके मस्तिष्क में होगा कि समता मतलब हर व्यक्ति क्या है, बराबर है, लेकिन धर्म, वंश, धर्म के आधार पर समता तभी आएगी जब हम धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। यही मूल अर्थ है समता का, और इसी को लिखा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का प्रतिषेध किया जाता है। प्रतिषेध माने प्रोहिबिशन, निषेध किया जाता है या उसे रोका जाता है। तो भारत राज्य अपने नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव भारत की सरकार नहीं करेगी। किसके आधार पर? धर्म, किसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का प्राविधान अनुच्छेद 15 में किया गया है। तो आपने देखा कि धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर इस देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि धर्म, मूल वंश, वो किस वंश में पैदा हुआ है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, उसके बाद जाति शब्द का उल्लेख किया गया है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि भारतीय समाज में ऐसा भेदभाव एक लंबे समय से होता आ रहा है। तो धर्म, मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह प्राविधान अनुच्छेद जाति, धर्म, मूल वंश, आप किस वंश में पैदा हुए हैं, जाति, आप किस जाति से हैं, आपका लिंग माने स्त्री हैं या पुरुष हैं, या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करने का विरोध मौलिक अधिकार में, समता के अधिकार में किया गया है, जिसका प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ discrimination on ground of religion, race, caste, sex और place of birth, इसके आधार पर भारत में किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह का प्राविधान भारत के संविधान में बहुत स्पष्टता के साथ किया गया है। इस प्रकार का प्राविधान भारत के संविधान में बहुत स्पष्टता के साथ समता के अधिकार में किया गया है। इसलिए समता का अधिकार भारतीय संविधान का एक वह मौलिक अधिकार है जो किसी प्रकार के भेदभाव को क्या कर देता है, इनकार कर देता है। नो डिस्क्रिमिनेशन will be done on the basis of religion, race, caste, gender or place of birth
This type of provision was made in Article 50. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में इस प्रकार का प्राविधान अंतः स्थापित किया गया है और यह यहाँ पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर भारत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा तो समता स्थापित होगी। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, समता आधार पर समता स्थापित होगी, समानता स्थापित होगी। इस देश में आप किस वंश में पैदा हुए हैं, किस कुल परंपरा से आते हैं, इसके आधार पर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्या स्थापित होगी? समता स्थापित होगी। तो प्रत्येक प्रकार से धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भारत में किसी प्रकार के भी विभेद को, किसी प्रकार के भेदभाव से भारत में क्या किया गया है? निषेध किया गया है, उसको मना किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान यह प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि यहाँ जन्म स्थान, यहाँ पर जन्म स्थान, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समता की स्थापना अनुच्छेद 15 में की जाती है। ये आप सबको बातें स्पष्ट हो गई होंगी। लेकिन इसी में कहा गया है, एक तरफ कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी में फिर कहा गया है, इसी के पार्ट 3 में कहा गया है, 15 के सब आर्टिकल 15 के सब आर्टिकल 3 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात रहते हुए, कोई बात होते हुए स्त्रियों, बालकों के लिए कोई विशेष उत्बंध करने से नहीं रोकेगी। इसी प्रकार कहा गया है कि किसी बात के होते हुए भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को उन्नति के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों के विशेष उपबंध करने के लिए अनुच्छेद नहीं रोकेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भारत के नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर इसी अनुच्छेद का उप अनुच्छेद है, सब क्लाज है, सब आर्टिकल है 3, उसमें कहा गया है कि स्त्रियों के लिए, बालकों के लिए तथा साथ ही राज्य के शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के संबंध में अगर कोई विशेष उपबंध करना हो तो इस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ऊपर यह अनुच्छेद बराबरी की बात लिखता है और कहता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिए। लेकिन सब आर्टिकल 3 कहता है, 15 का 15(3) कहता है कि भेदभाव किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। इसे भारतीय संविधान का समता के अधिकार में अनुच्छेद 15(3) को निश्चयात्मक भेदभाव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? समता के अधिकार में जहां पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोका गया है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 15(3) में भेदभाव करने का अधिकार राज्य की सरकार को दिया गया है। इसे सिद्धांत रूप से निश्चयात्मक भेदभाव कहा जाता है। इसका उद्देश्य राज्य के पिछड़े स्त्रियों, बालकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नागरिकों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है।
समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो पिछड़े भाई जो सदा से अनटचेबिलिटी को झेल रहे हैं, तो समता के अधिकार में जहां पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोका गया है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 15(3) में यह प्राविधान किया गया है 15(3) में भेदभाव करने का अधिकार राज्य की सरकार को दिया गया है। बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप इसे सिद्धांत रूप से निश्चयात्मक भेदभाव कहा जाता है। अक्सर पीसीएस और आईएएस में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में निश्चयात्मक भेदभाव का सिद्धांत किस मौलिक अधिकार में दिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के पिछड़े स्त्रियों, बालकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नागरिकों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना इस संविधान का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है इस एक तरफ समता दी गई है और दूसरे तरफ विभेद करने का भी अधिकार दे दिया गया है, तो इसको हम कहते हैं निश्चयात्मक भेदभाव का सिद्धांत 15 में। वहीं फिर 16 में भी निश्चयात्मक भेदभाव का सिद्धांत दिखाई देता है। 15 में भी निश्चयात्मक भेदभाव करने की छूट संविधान में राज्य सरकार को इस आर्टिकल के होते हुए भी प्रदान किया गया है। और एक चीज और है, मैक्सिमम फिगर का हमें मोहित भेजते हैं तो जरूर फिर भेज दीजिएगा। मैक्सिमम फिगर का हमें अवश्यमेव तुरंत क्लास के बाद भेज दीजिएगा कि यह आज की क्लास की स्थिति थी। तो निश्चयात्मक भेदभाव करने का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। निश्चयात्मक भेदभाव राज्य की सरकार कर सकती है, तो इस तरह का प्राविधान किया गया है। Where discrimination on this basis of religion, race, caste, gender and place of birth has been prevented in the right of equality. On the other hand, in Article 15, sub-article 3, the right to discriminate has been given to the state government is called deterministic discrimination. Its objective, इसका उद्देश्य क्या है? Its objective is to include backward women, children, caste and scheduled caste and scheduled tribe citizens of the state in the mainstream of the society. बीच में किसी का फोन आ गया था तो इसीलिए कट गया था, तो हम लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इस आधार पर भेदभाव करने की अनुमति दी गई है। अब इसी प्रकार अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि
राज्य की सरकार लोक नियोजन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, अर्थात सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। समता के अधिकार अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया गया है, परंतु राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह राज्य के शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। जैसा कि अभी आपने अनुच्छेद 15 देखा कि मूल वंश जाति, इसके आधार पर भेदभाव को रोका गया है। फिर अनुच्छेद 16 में कहा गया है, अनुच्छेद 16 उसका सब आर्टिकल है 4, उसमें कहा गया कि नहीं, राज्य के पिछड़े हुए नागरिक अगर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिक हैं तो उनके लिए विशेष प्राविधान सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। ये सुविधाएं 15 में भी और 16 में भी, ये सुविधाएं रिजर्वेशन की पॉलिसी है, जिसे हम विशेष अवसर का सिद्धांत कहते हैं। तो इसका उद्देश्य भी समाज के पिछड़े हुए नागरिकों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य भी समाज के पिछड़े हुए नागरिकों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। देखिए, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि इसका कोई भी नागरिक किसी प्रकार की असमानता का शिकार न हो, किसी प्रकार की कोई असमानता न हो। यह देश हजारों वर्ष पुराना है और इसमें कुछ जातियां सामाजिक और शैक्षणिक दिख से पिछड़ी रह गई हैं, उनका विकास नहीं हुआ है। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य है, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने ऑफलाइन क्लास में, कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से भारत के संविधान में भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। सोचिए, कल्पना करिए, एक तरफ समाज के अगड़े वर्ग के लोग या ऐसे लोग जिनके पास खेत खलिहान और संपत्ति अधिक होगी, और पिछड़े हुए अनुसूचित जात जनजात के नागरिकों के पास एकदम हैव नॉट की स्थिति रहेगी, तो देश में तनाव बनेगा। यह भारत सरकार की पवित्र मंशा थी, और जैसे ही संविधान लागू हुआ, हम गर्व से कह सकते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी हूं, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहला राज्य था जहां लैंड रिफॉर्म का एक्ट लगाया गया, और एक सीमा से अधिक भूमि होने पर वह भूमि सरकारी हो जाएगी। उस भूमि का उद्देश्य क्या हो जाएगा? लोगों के, समाज के वंचित भूमिहीन लोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह का प्राविधान भारत के संविधान में, यह असमानता को समानता में बदलने के लिए, क्योंकि लक्ष्य तो समानता है, इक्वलिटी है, इसके लिए यह निश्चयात्मक भेदभाव किया गया है। और यही भेदभाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्राप्त होगा, परंतु राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए राज्य सरकार रिजर्वेशन की पॉलिसी दे सकती है। तो यह लोक नियोजन, माने जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो पब्लिक सर्विसेज है, उसमें पिछड़े हुए नागरिकों को विशेष अवसर दिया जाएगा।
तो समता के अधिकार अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन माने जो पब्लिक सर्विसेज हैं के विषय में भारत के प्रत्येक नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। उसमें तो कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक में किसी प्रकार का जाति आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, परंतु राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह राज्य के शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। और जैसा पिछले बार हम लोगों ने पिछले अनुच्छेद में पढ़ा है कि इस अनुच्छेद का उद्देश्य भी समाज के पिछड़े हुए नागरिकों को समाज की मुख्य धारा में क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो इस अनुच्छेद का उद्देश्य भी समाज के पिछड़े हुए नागरिकों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। हमारा उद्देश्य, भारतीय संविधान का उद्देश्य सदैव पवित्र रहा है। पवित्र इस विषय में रहा है कि हमारा कोई भी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित न रहे, क्योंकि देश का जो हमारा 5,000-6,000 वर्षों का इतिहास है वह बहुत गौरव का विषय है, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिससे हमारे समाज में विघटन उत्पन्न होता है। हमारे समाज में कुछ ऐसी परंपराएं थी जिसके कारण भारत के जो नागरिक थे वो समता के अधिकार से, समानता के अधिकार से वंचित थे। इसीलिए अनुच्छेद 16 में और अनुच्छेद 15 में निश्चयात्मक भेदभाव करने की परंपरा विकसित की गई ताकि किसी के साथ अन्याय न हो, क्योंकि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना इस संविधान का उद्देश्य है। इसीलिए यह प्राविधान भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में भी किया गया है। तो राइट टू इक्वलिटी, एवरी citizen of India has been given equal rights in the matter of public employment under Article 16, but the state government will have the right to provide special facilities to the educationally and socially backward citizens of the state, राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को। The purpose of the article is also to include the backward citizen of the society in the mainstream of the society, वह भी समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके, ऐसा उद्देश्य भारत का है। भारतीय संविधान में समता को याद रखिए, 14, 15, 16 समानता, इक्विलिटी प्रदान करने के लिए जहां जहां आवश्यकता पड़ी है, भारत के संविधान में विशेष प्राविधान इक्विलिटी को प्राप्त करने के लिए ही किया गया है। यह निश्चयात्मक भेदभाव नहीं है, बल्कि बराबरी देने का प्रयास है। समता के अधिकार अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का किसी प्रकार से आचरण विधि विरुद्ध होगा और इसे अपराध की कोटि में रखा जाएगा, ये अपराध माना जाएगा। अब भारतीय संविधान, इसको समझ लीजिए, भारत के समाज में, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय समाज हजारों वर्ष पुराना है, इसकी सभ्यता और संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी, और इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है। मैं आपकी कक्षाओं में कहता हूं कि इस देश में 2 संविधान है, एक अंबेडकर का संविधान है, एक मनु का संविधान है। मनु के संविधान में अंबेडकर के लिए स्थान नहीं है, अंबेडकर के संविधान में मनु के लिए स्थान भी है और आदर भी है। और ऐसे जब इस देश का संविधान लिखा जाने लगा तो A to Z समाज के हर नागरिक को समान करने का प्रयास किया गया था। हर नागरिक इस देश का समान होगा, उसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। इसलिए अनटचेबिलिटी को क्राइम घोषित किया गया। समानता के अधिकार अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का किसी भी प्रकार से आचरण
विधि के विरुद्ध होगा, विधि विरुद्ध होगा और इसे अपराध की कोटि में रखा जाएगा, इसे अपराध माना जाएगा। जो भी इसका आचरण करेगा, जो भी नागरिक इस तरह की का आचरण करेगा कि किसी से अस्पृश्य रखेगा, किसी को अनटचेबल रखेगा, तो यह अपराध है और उसे दंड दिया जाएगा। तो ये इसलिए किया गया था कि हमारा देश हजारों वर्ष पुराना है और कई हजार 5,000 वर्ष हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति है और इस देश के ऐसे वंचित नागरिकों का एक बड़ा वर्ग रहा है जिसे मनुष्य होने का ही गौरव प्राप्त नहीं था, उसे अनटचेबल कहा जाता था। तो भारतीय संविधान ने, भारत का जब संविधान बना तो इसे अपराध घोषित किया गया, इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया, इसका किसी भी प्रकार से आचरण करने पर क्या किया गया, रोक लगाई गई। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी और इस संविधान में इस प्रकार का आचरण करके शुरू में तो इसका लाभ नहीं हुआ, लेकिन आज वर्तमान समय में इसका व्यापक असर है, इसका व्यापक लाभ है, क्योंकि संविधान की जो मंशा थी, पिछड़े, अनुसूचित, पिछड़े हुए, अति पिछड़े, पददलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को जब हमने विशेष सुविधाएं उत्पन्न की, विशेष अवसर का सिद्धांत दिया, अर्थात रिजर्वेशन की पॉलिसी दी, तो इस वर्ग में भी चेतना आई और इस वर्ग की चेतना आने के साथ इस वर्ग में भी नौकरियों के अवसर उपलब्ध हुए, इनके पास भी अधिकार और सम्मान आया और देश में अनटचेबिलिटी अब लगभग लगभग समाप्त है। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 17 states that the any practice of untouchability would be against the law, and it will be kept in the category of crime, और इसे अपराध की कोटि में रखा गया है। ये हमारे भारतीय संविधान की समता लाने के लिए एक विशेष प्रयास है, समानता लाने का, इक्वलिटी लाने का एक विशेष प्रकार है। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब उपाधियां भारत सरकार के द्वारा ही दी जाती हैं, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। समानता के अंतर्गत, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। अब हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। समता के अंतर्गत, समता के अधिकार के अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 लाया गया है, जो समानता को स्थापित करता है। यह अनुच्छेद कहता है समानता का कि किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी भी प्रकार की टाइटल, किसी भी प्रकार का ऑनर, किसी भी प्रकार की कटसी, वो सम्मान जो अंग्रेज दिया करते थे, सरकार बहादुर, राय बहादुर की उपाधियां ये लोग दिया करते थे, उस अधिकार, वह अब उपाधियों का अंत कर दिया गया है, उसे डिमोलिश कर दिया गया है। किसी भी प्रकार से उसके आचरण पर रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि इसका किसी भी प्रकार से अब आचरण नहीं किया जा सकता है। और कहा गया कि किसी भी प्रकार की जो आचरण है, एबालिश ऑफ टाइटल्स, किसी भी प्रकार की उपाधि का अब अंत कर दिया गया है, जो अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था और अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियां समाज के जमींदार लोगों को, बड़े लोगों को, संपन्न लोगों को दिया जाता था, उससे गरीब लोग वंचित होते थे। तो अब वो सारी स्थिति समाप्त कर दी गई है। अब जो भी उपाधि, जो भी सम्मान, जो भी कटसी, जो भी ऑनर दिया जाएगा, उस ऑनर को देने का आधार नागरिकों में किसी प्रकार के भेदभाव से नहीं किया जाएगा।
अगर किसी को भारत रत्न भी दिया जाएगा तो वह भारत सरकार देगी, अपने नागरिकों को देगी और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह इसका भी उद्देश्य भारत के नागरिकों में किसी प्रकार को के भेदभाव को रोकना ही है। इसका भी उद्देश्य भारत के नागरिकों में किसी प्रकार के भेदभाव को रोक करके समानता स्थापित करना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। ये हमारा बहुत पवित्र उद्देश्य रहा है भारतीय संविधान का, मौलिक अधिकारों की स्थापना में। तो अब भारत का कोई भी नागरिक कोई विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जो राय बहादुर, खान बहादुर जो अंग्रेज देते थे वह सब समाप्त कर दिया गया। अब वह अधिकार पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। अब स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता का अधिकार भी नेक्स्ट, वह असीमित स्वतंत्रता भारत में किसी को प्रदान नहीं की गई है। स्वतंत्रता पर भी आवश्यक प्रतिबंध आरोपित किया गया है, आवश्यक प्रतिबंध लगाया गया है। इसको याद रखिएगा। इस बार यह फुल क्वेश्चन के रूप में मौलिक अधिकार आ रहा है, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसे आप लिख लीजिएगा। पीडीएफ तो मैं भेजूंगा ही भेजूंगा, लेकिन इसको सुनिएगा क्योंकि लेक्चर की बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पीडीएफ से केवल किताबें तो आपके पास ही हैं, उनको समझना, उसके बैकग्राउंड को समझना और उन मौलिक चीजों को लिखना जो हमारे लेक्चर में होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, अ राइट टू फ्रीडम, अ राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया 19 में। और 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत के प्रत्येक नागरिक को दी गई हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। 20, 21, 22 और में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आप देखते चलिए, समझते चलिए। अनुच्छेद 19 में मैं आवाज म्यूट नहीं थी, एक फोन आ गया था और पता नहीं मेरे किस विद्यार्थी ने, मेरे दुश्मन ने यह कार्य किया है कि मेरा नंबर गूगल पर दे दिया गया। वो कौन सा व्यक्ति है, अब हम क्या कहें उसको। इतने मेरे पास फोन आ रहे हैं कि मैं परेशान हो जा रहा हूं। और प्रोफेसर का एडमिशन से कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी। अगर उसका पता चल जाए तो मैं उसके विरुद्ध एफआईआर करूंगा, उनकी जिंदगी समाप्त कर दूंगा।
200-250 फोन मेरे पास रोज आते हैं और मेरा नंबर किसी ने दे दिया है, और इतना पता चला है कि वो फर्स्ट ईयर का ही कोई लड़का है जो मेरा ये नंबर दे दिया है और गूगल पर उसको अटैच कर दिया है। अब हम इतने परेशान हो जाते हैं, आपको मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, पूरा ध्यान आपको पढ़ाने में लगा है, और बीच में आवाज आएगी तो हमारा नेट कनेक्शन कटेगा, और नेट कनेक्शन कटेगा तो हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19 में निम्नलिखित प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। पहला है, वह पहली स्वतंत्रता है जो पहली स्वतंत्रता है वह है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। माने हमें कुछ भी बोलने का, वह है वाक, और वाक माने बोलने, वाक और अभिव्यक्ति। वाक माने बोलना, कुछ भी कहने की, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये पहली स्वतंत्रता है। दूसरी स्वतंत्रता है, दूसरी स्वतंत्रता है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, जिसमें किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तीसरी स्वतंत्रता है तीसरी स्वतंत्रता है किसी प्रकार के ऐसा शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हैं जिसमें कोई शस्त्र अस्त्र नहीं लेके जाएंगे। तीसरी स्वतंत्रता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप किसी प्रकार का संघ बना सकते हैं, किसान संघ बना सकते हैं, छात्र संघ बना सकते हैं, यह सब बनाने का अधिकार आपको दिया गया है। इसी प्रकार जो जो चौथी स्वतंत्रता है वह है भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी राज्य में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। पहले प्रतिबंध था जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में आप परमिशन लेके जा सकते थे, भ्रमण नहीं कर सकते थे। लेकिन जो इसी के लिए शहादत हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद आप भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी आसानी से भ्रमण कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता अब भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो गई है। तो ठीक किसी भी राज्य में भारत में अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को प्राप्त है। इसके अलावा भारत क्षेत्र के किसी भी भाग में, भारत राज्य के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त एक स्वतंत्रता थी जो भारत के वेलफेयर स्टेट, गांधीयन सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांतों के, अंत्योदय के सिद्धांतों के, दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों के विपरीत था। वह थी संपत्ति की स्वतंत्रता, और संपत्ति की स्वतंत्रता को
संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो इसलिए इसे मौलिक अधिकारों के भाग से हटा दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और अब इसे यह 42वें संविधान संशोधन से संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार अब समाप्त हो चुका है और अब वह एक विधिक अधिकार रह गया है। उसे 301 में रख दिया गया है। लेकिन आप इतने जानिए, और जो आपको छठी स्वतंत्रता प्राप्त है, छठवीं स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्रता है कि आप कोई भी वृत्ति, स्टाइपेंड, कोई भी उपजीविका, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई उपजीविका, कोई नौकरी चाकरी कर सकते हैं और किसी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। तो जो छठवीं स्वतंत्रता है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रताएं हैं जो भारत के नागरिकों को दी गई हैं, जिसके क्रमशः चर्चा मैंने कर दी है। भारत के राज्य के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, उपजीविका, कोई वृत्ति, किसी प्रकार की वृत्ति, कोई भी आप नौकरी कर सकते हैं। उपजीविका के लिए आप कुछ भी जीवन यापन करने के लिए कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। आप किसी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो इतनी है स्वतंत्रता के अधिकार में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आपके सबके सामने बात हो गई, समझ में भी आ गई। पहली है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वह है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसे वाक माने बोलना, और अभिव्यक्ति मतलब कविता लिखना, कहानी लिखना, निबंध लिखना, लेख लिखना, कार्टून बनाना, यह अभिव्यक्ति में आता है। आप किसी भी प्रकार से एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर शांतिपूर्ण, आप किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। उसमें हथियारों का प्रयोग आप नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे। और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने से आपको कोई भी व्यक्ति नहीं दिखेगा। शांति से आप सम्मेलन कीजिए, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, जिसमें किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कोई व्यक्ति हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, आलोक ने लिखा भी था। संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत राज्य के क्षेत्र में कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, भारत के किसी भी राज्य की आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करने से आपको कोई नहीं रोकेगा। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आपको निवास करने, वहां पर रेजिडेंस अपना बनाने, निवास करने और बस जाने का, वहां का रेजिडेंशियल स्टेटस प्राप्त कर लेने का अधिकार आपको 19 में प्रत्येक भारत के नागरिक को क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। आप कहीं बस सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं 6 प्रकार की। और एक जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, अब उसे हटा दिया गया है और संपत्ति की स्वतंत्रता अब केवल विधिक अधिकार है। उसे संविधान के भाग 3 से हटा करके उसे अब केवल कानूनी या विधिक अधिकार की मान्यता दी गई है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि आप संपत्ति रखने के लिए किसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि संपत्ति रखना मेरा मौलिक अधिकार है। अब यह बात आप नहीं कह सकते। अब इसको मैं एक उदाहरण से बताऊं
किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति है और उससे रास्ता निकालना है। भारत के लाखों नागरिक उससे सड़क बनेगी जाएगी। किसी का खेत है तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो वो कहता कि मेरे खेत से रास्ता नहीं जाएगा, एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा। मौलिक अधिकार के नाम पर वो लड़ने लगता, तो अब क्या होती, बहुत समस्या होती। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति कहता कि मेरे खेत में डीजल निकल गया है, गैस निकल गया है, पेट्रोलियम निकल गया, भाई खेत तुम्हारा है, लेकिन जो खनिज संपदा है वो पूरे समाज की है, पूरे भारत की है, उस पर भारत के समाज के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और उसके द्वारा चुनी हुई सरकार का अधिकार है। इसलिए यह संपत्ति का अधिकार क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से निकाल दिया गया ताकि देश में वास्तविक रूप से स्वतंत्रता का उपयोग हो सके। क्योंकि किसी के पास अभ्रक होगा, यूनियन होगा और उस पर सबका अधिकार है, प्रकृति का अधिकार है, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार का समाजवाद के और लोक कल्याणकारी राज्य के मामले में बाधा आ रही थी, इसलिए इसे हटा दिया गया। अब महत्वपूर्ण कुछ बातें करके आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। कल हम लोग फिर मिलेंगे, फिर टीचमेंट पर पढ़ेंगे और कल 11 बजे हम लोग मिल ही रहे हैं, या तो मैं या तो विवेक राय सर पढ़ाएंगे। द राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द राइट टू फ्रीडम। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द फ्रीडम हैव बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19। फर्स्ट, that is freedom of speech and expression. Second, freedom to hold peaceful assembly in which no arms shall be used. Third, freedom to form association or union, दोनों शब्द का आप उपयोग कर सकते हैं, यूनियन। फिफ्थ है freedom to reside and settle any part of the state of India। आप किसी भी भाग में रेजिडेंस बना सकते हैं और सेटल हो सकते हैं एनी पार्ट, भारत के किसी भाग में। 6 है फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कुछ भी करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको 19 प्रदान करता है। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों को लिख लेनी है, समझ लेनी है और मैंने आपको बता भी दी है। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, परंतु भारतीय संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के भाग से निकाल करके अनुच्छेद 301 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है। तो इसको मैं समझाता हूं। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, इतनी बात आप समझ गए कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार था। अगर उसको संपत्ति से वंचित किया जाता था तो आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते थे। परंतु भारतीय संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के भाग
भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक भारतीय संविधान के संविधान की मौलिक अधिकार के भाग 3 से, इससे भाग 3 से निकाल कर भाग 3 से निकाल कर 301 में 301 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार, इस प्रकार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। माने आप इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे, यह मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है। मैं समझा देता हूं कि विधिक अधिकार का क्या अर्थ होता है। अब यह जो संपत्ति का अधिकार है, अब वह एक संपत्ति का अधिकार एक अब विधिक अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार हो गया है? विधिक अधिकार हो गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। पहले संपत्ति मूल संविधान में मौलिक अधिकार था। आपको कोई संपत्ति से वंचित करता था तो आप कहां जाते थे? आप सीधे, और ये जो मैंने 301 कहा है वह 300 क है, मुझे अब याद आ गया, वह 300A है। 300 क है, अब उसे 300 क में रख दिया गया, क में प्रतिस्थापित कर दिया है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार, तो पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, इसका अर्थ था कि आपकी अगर संपत्ति को राज्य की सरकार या कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती लेने का प्रयास सरकार करेगी तो आप उसके विरुद्ध कहां चले जाते थे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने संपत्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकते थे। केशवानंद भारती केस इसी के तहत गया था। बाद में जब इस देश को लगा कि हमें सड़कें बनानी है, खाने बनानी है, अस्पताल बनाने हैं, तो अगर हम संपत्ति के अधिकार को अगर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखेंगे, तो अगर हम उसे विधिक अधिकार बना के रखेंगे तो हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्या आएंगी। तो इसलिए भारत सरकार ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1942 में इस बात की परिकल्पना की कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से निकाल दिया जाए और अब उसे केवल मौलिक अधिकार भाग 3 से, मौलिक अधिकार के भाग 3 से निकाल करके उसे कहां रख दिया जाए?
ए में रख दिया जाए, 300 क में रख दिया जाए, और अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, बल्कि यह एक विधिक अधिकार बन के रह जाएगा। विधिक अधिकार का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे किसी के खेत से सड़क जाएगी तो अब उस व्यक्ति को विधि बनाई गई है, लैंड एक्वेशन एक्ट बनाया गया है। अब उसमें किसी के खेत से अगर सड़क गई है तो उस खेत को तो ले लिया जाएगा, लेकिन किया क्या जाएगा? खेत ले लिया गया, अब बड़ी समस्या है कि खेत ले लिया गया, अब वह संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार की तरह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएगा, तो होगा क्या? तो होगा यह कि अब संपत्ति के अधिकार के तहत वह विधिक अधिकार प्राप्त करेगा, और इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग 3 से 19 से हटा करके 300A में कर दिया गया है। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट है, तो अगर सरकार उससे खेत लेगी तो उसे उचित मुआवजा देगी, उसका कंपल्सन देगी, क्षतिपूर्ति देगी। इसी को विधिक अधिकार कहा गया है, और इसको संसद और राज्य के विधानमंडल विधि बना के निश्चित करेंगे कि उसे कितना प्रतिकर क्षतिपूर्ति दे दी जाए जहां से उस खेत से निकला है। द राइट टू प्रॉपर्टी was a fundamental right in the original constitution, but according to the 42 constitutional amendment of the Indian Constitution in 1978, the right to property has been removed from the party of the fundamental rights of the Indian Constitution and replaced in Article 300A. A right is not a fundamental right. यह संपत्ति का अधिकार रखना, प्रॉपर्टी राइट नॉट इज ए फंडामेंटल राइट, a right to property is a legal right. अब यह एक विधिक अधिकार बन के रह गया है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं हटाया गया था। किसने लिख दिया कि 1944 है? नहीं बेटा, वह संपत्ति के अधिकार को संविधान के 44वें संविधान, तो उसको संशोधन कर लेना, वो 44वां है, उसको आर्टिकल 44 कर लेना। 44वें संविधान संशोधन में उसे हटा दिया गया जब जनता पार्टी की सरकार। तो मैं आशा करता हूं कि आज की